नमस्कार श्रोताओं, बुक बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है आप सभी का। आज की इस चर्चा में या कहें इस डीप डाइव में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। बिल्कुल। मतलब जरा सोचिए, आप किसी सेमिनार में बैठे हैं, एक स्पीकर मंच पर आता है, बोलना शुरू करता है और अचानक ऐसा लगता है जैसे पूरे कमरे की हवा एकदम से ठहर गई हो। हाँ, लोग पलक झपकाना भी भूल जाते हैं। एकदम सही। हर कोई उसकी बात ऐसे सुन रहा है जैसे वो दुनिया की सबसे जरूरी बात हो। लेकिन फिर कोई और मंच पर आता है और ये दूसरा व्यक्ति शायद पहले वाले से ज्यादा ज्ञानी है। उसके पास क्या कहते हैं, बेहतरीन डिग्रियां हैं, बड़े बड़े चार्ट्स और डेटा भी हैं। हाँ, लेकिन महज 5 मिनट के अंदर ही लोगों की नजरें अपनी घड़ियों पर या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाने लगती हैं। दिमाग एकदम सुन्न होने लगता है। बिल्कुल। तो ऐसा होता क्यों है? आज के इस डीप डाइव में हम कारमाइन गैलो की मशहूर किताब टॉक लाइक टेड के पन्नों से इसी रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया के बेहतरीन वक्ता सिर्फ जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि अगर बात सिर्फ जानकारी देने की होती तो हम पीडीएफ पढ़ लेते ना। वही तो, हम सब केवल रिपोर्ट पढ़कर ही काम चला लेते। लेकिन ये बेहतरीन वक्ता ये श्रोताओं को प्रेरित करते हैं। वो उनके साथ एक ऐसा गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन। हाँ, जो सालों तक लोगों के दिलों में कायम रहता है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं पर होती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि मंच पर या मान लीजिए किसी ऑफिस मीटिंग में मीटिंग्स में तो ये बहुत होता है। हाँ, तो मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा व्यक्ति सोचता है कि वो सिर्फ अपना ज्ञान शेयर कर रहा है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सबसे अच्छे आंकड़े हैं, सबसे तगड़ा रिसर्च है, तो लोग अपने आप हमारी बात मान लेंगे। और इसी सोच को संचार की दुनिया में या कहें कम्युनिकेशन के फील्ड में इंफॉर्मेशन डेफिसिट मॉडल कहा जाता है। इंफॉर्मेशन डेफिसिट मतलब जानकारी की कमी। बिल्कुल, ये मानना कि लोगों के पास जानकारी की कमी है और जैसे ही आप उन्हें सही आंकड़े देंगे वो अपना नजरिया बदल लेंगे। ऐसा लगता तो बहुत लॉजिकल है। लगता है, लेकिन किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि भावनाएं हमेशा जानकारी पर हावी होती है। इमोशन हमेशा इंफॉर्मेशन से बड़ा होता है। अच्छा, लोग डेटा भूल जाते हैं, आपके वो पाई चार्ट, ग्राफ, प्रतिशत, वो बोरिंग सी स्लाइड्स, हाँ, वो सब इंसान के दिमाग से कुछ ही घंटों में बिल्कुल वाष्प की तरह उड़ जाते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग मूल रूप से तार्किक नहीं है, वो भावनात्मक है। मतलब हम सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलते। अगर ऐसा होता, अगर सिर्फ डेटा लोगों की सोच बदल सकता, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया आपने, है ना? क्योंकि धूम्रपान के नुकसान से जुड़े आंकड़े तो हर सिगरेट के पैकेट पर छपे होते हैं, सबको पता है। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि केवल तर्क या लॉजिक काफी नहीं है और यहीं पर वक्ता के व्यक्तिगत जुनून यानी उसके पैशन की भूमिका सबसे जरूरी हो जाती है। पैशन मतलब वक्ता को खुद भी एक्साइटेड होना चाहिए। हाँ, किताब ये बहुत स्पष्ट करती है कि भावनाओं को जगाने के लिए वक्ता के भीतर खुद वो आग होनी चाहिए। और इसके पीछे एक पूरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। हमारे दिमाग में ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स मतलब वे न्यूरॉन्स जो सामने वाले की भावनाओं की नकल करते हैं, आईने की तरह। एकदम सही। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने विषय को लेकर सच में रोमांचित है, तो आपके दिमाग के वो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो रोमांच महसूस करते हैं। अरे वाह! आप उस ऊर्जा को सचमुच कैच कर लेते हैं। जैसे टेड टॉक्स में सर केन रॉबिन्सन का वो मशहूर भाषण याद है आपको, जो शिक्षा प्रणाली पर था? हाँ, वो बहुत पॉपुलर है। वो केवल ये डेटा नहीं दे रहे थे कि स्कूल रचनात्मकता को कैसे खत्म कर रहे हैं। आप उनकी आवाज में, उनके हाव भाव में उस मुद्दे के प्रति उनकी गहरी परवाह को महसूस कर सकते थे। वो बस रट के नहीं बोल रहे थे। बिल्कुल नहीं। और इंसान का दिमाग ना नकलीपन को पकड़ने में बहुत माहिर होता है। मतलब आप फेक नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अगर वक्ता खुद अपने विषय को लेकर उत्साहित नहीं है, तो वो सोच ही नहीं सकता कि सुनने वाले उत्साहित होंगे। तो इसका मतलब है कि जुनून या पैशन के साथ कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कभी नहीं। ये कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसे आप किसी वीकेंड सेमिनार में सीख लें या जिसका दिखावा कर लें। हाँ, ये अंदर से आनी चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। मान लीजिए किसी के पास बहुत जुनून है, वो अपने विषय को लेकर एकदम आग से भरा हुआ है। हाँ। लेकिन वो उस जुनून को
और उन भारी भरकम आंकड़ों को सुनने वालों के दिमाग तक सही तरीके से कैसे पहुंचाए। क्योंकि सिर्फ उत्साहित होकर मंच पर कूदना तो काफी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से बात मुड़ती है कहानी कहने की कला की तरफ, यानी स्टोरी टेलिंग। अच्छा, कहानियां। बेहतरीन वक्ता कभी भी सिर्फ तथ्यों की फैक्ट्स की बौछार नहीं करते, वो उन तथ्यों को कहानियों के एक ढांचे में पिरोकर पेश करते हैं। किताब में कोई ऐसा उदाहरण है इसका? हाँ, कारमाइन गैलो ने अपनी किताब में ब्रायन स्टीवनसन के टेड टॉक का जिक्र किया है। ब्रायन स्टीवनसन जो मानवाधिकार वकील है? हाँ, वही। उनके भाषण में आपको जानकर हैरानी होगी, 65% हिस्सा केवल कहानियों का था। 65%? मतलब आधे से ज्यादा भाषण सिर्फ कहानियां थीं? जी हाँ, उन लोगों की कहानियां जिन्हें उन्होंने जेलों में न्याय दिलाने में मदद की थी। और आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ? क्या? उन्हें टेड के इतिहास में सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। अरे बाप रे, सबसे लंबा? बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक रोजमर्रा का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, तथ्य और आंकड़े ना कच्चे माल की तरह हैं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां का मशहूर शेफ आपके सामने एक प्लेट में कच्चा आटा, कुछ सूखे मसाले और कच्ची सब्जियां लाकर रख देता है। अरे, तो क्या आप उसे खा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका शरीर उस कच्चे माल को पचा ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है ना? लेकिन जब वही शेफ उस कच्चे माल को एक खास तरीके से पकाता है, उसे एक बेहतरीन डिश में बदल देता है, तब आपका शरीर उसे कितनी आसानी से ग्रहण कर लेता है। कहानियां बिल्कुल उसी पकाने की प्रक्रिया की तरह हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा दिमाग कच्चे डेटा को आसानी से पचा नहीं सकता, लेकिन जब वही डेटा एक कहानी के रूप में सामने आता है तो हम उसे तुरंत अपने अंदर उतार लेते हैं। और पता है, इसके पीछे भी एक बहुत ठोस विज्ञान है। अच्छा, विज्ञान कैसे? जब कोई वक्ता कहानी सुनाता है ना, तो सुनने वालों के दिमाग में न्यूरल कपलिंग होती है। न्यूरल कपलिंग मतलब? इसका मतलब है कि कहानीकार के दिमाग की तरंगें और सुनने वाले के दिमाग की तरंगें एकदम एक ही लय में, एक ही सिंक में आ जाती हैं। मतलब वक्ता और श्रोता का दिमाग एक साथ धड़कने लगता है? एक तरह से हाँ। जब वक्ता कहानी में किसी तनावपूर्ण पल का वर्णन करता है, कोई सस्पेंस आता है, तो सुनने वाले के दिमाग में कॉर्टिसोल पैदा होता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है। हाँ, और ये हार्मोन हमारा ध्यान केंद्रित करता है, हमें फोकस करवाता है। अच्छा, तो बोरियत भाग जाती है? बिल्कुल। और जब कहानी में कोई भावनात्मक या मानवीय पहलू आता है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ओहो, ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। एकदम सही, वही हार्मोन जो सहानुभूति और भरोसा पैदा करता है। तो ये सिर्फ एक साहित्यिक कला नहीं है? नहीं, ये तो एक तरह का बायोलॉजिकल हैक है। बिल्कुल। आप लोगों के दिमाग के रसायनों को, उनके हार्मोन्स को कहानियों के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। क्या बात है। लेकिन चलिए इसे थोड़ा और गहराई से परखते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ ना एक गंभीर दुविधा है जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है। कैसी दुविधा? मान लीजिए हम बहुत ही तकनीकी और महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर रहे हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया या कोई बहुत जटिल आर्थिक मॉडल हो गया। ठीक है। अगर हम उस जटिल विषय को बहुत सरल बनाने लगें या उसे सिर्फ एक कहानी में बदल दें, तो क्या उसका असली महत्व कम नहीं हो जाएगा? ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। मेरा मतलब है, क्या हम उस विषय की गंभीरता के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? ये चिंता ना बहुत आम है, खासकर विज्ञान और अकादमिक क्षेत्रों में। प्रोफेसर्स को अक्सर ये लगता है। हाँ, उन्हें लगता होगा कि बात का वजन कम हो गया। लोग सोचते हैं कि सरलता का मतलब है डम्बिंग डाउन, यानी विषय को सतही या उथला बना देना। बिल्कुल। लेकिन कारमाइन गैलो की ये किताब इस पर एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत पेश करती है। क्या सिद्धांत है वो? वो कहते हैं कि अगर आप किसी बात को सरलता से नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि आप खुद उसे अच्छी तरह नहीं समझे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? सरलता का मतलब जानकारी को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उस संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड को कम करना है जो सुनने वाले के दिमाग को थका देता है। कॉग्निटिव लोड यानी वो ऊर्जा जो दिमाग किसी नई जानकारी को प्रोसेस करने में लगाता है। ठीक वही। अच्छा। जब कोई वक्ता मंच से बहुत सारे तकनीकी शब्दों यानी जार्गन का इस्तेमाल करता है, भारी भारी शब्द बोलता है। बिल्कुल, हाँ, तो सुनने वाले का दिमाग उन शब्दों का मतलब निकालने में ही इतना उलझ जाता है कि वो मुख्य संदेश को खो देता है। मतलब उसका सीपीयू हैंग हो जाता है। बिल्कुल।
टेड वक्ता विचारों को हल्का नहीं करते, वो बस बीच के उस शोर को हटा देते हैं। जो चीजें दिमाग को उलझा रही हैं उन्हें साइड कर देते हैं। हाँ, वे ये सुनिश्चित करते हैं कि संदेश इतना साफ हो कि वो सीधे दिमाग तक पहुंचे। सरलता असल में स्पष्टता का ही दूसरा नाम है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया आपने। विषय को सतही बनाना अलग बात है और उसे हर किसी की पहुंच में लाना अलग बात है। एकदम सही। चलिए ठीक है, अब हमारे पास एक स्पष्ट संदेश आ गया है और हमने उसे एक कहानी में पिरो दिया है जिससे सुनने वालों का ऑक्सीटोसिन भी रिलीज हो रहा है। जी। लेकिन इंसान के दिमाग की ना एक और फितरत है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। वो क्या? वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अरे हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना? विकासवादी दृष्टिकोण से भी देखें, एवोल्यूशन के हिसाब से, तो हमारा दिमाग तभी सतर्क होता है जब कुछ नया होता है या कोई खतरा होता है। बिल्कुल। तो फिर ये जो महान वक्ता होते हैं वो लगातार 20 मिनट तक लोगों का वो ध्यान, वो अटेंशन कैसे बनाए रखते हैं? इस भारी चुनौती का एक ही जवाब है। क्या? नयापन, यानी नॉवेल्टी। नॉवेल्टी? अच्छा। हमारे दिमाग को ना कुछ नया या अप्रत्याशित, जो एक्सपेक्टेड ना हो, वो बहुत पसंद है। जब कोई ऐसी बात होती है जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की थी, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन, रिवॉर्ड हार्मोन। हाँ, लेकिन डोपामाइन केवल खुशी का हार्मोन नहीं है, ये ध्यान और स्मृति यानी अटेंशन और मेमोरी का भी हार्मोन है। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब डोपामाइन रिलीज होता है तो दिमाग उस पल को एक तरह से एक सेव बटन दबाकर अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए दर्ज कर लेता है। ये डोपामाइन का सिद्धांत तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर कोई वक्ता मंच पर खड़े होकर डोपामाइन कैसे रिलीज करवाता है? किताब में इसके लिए बिल गेट्स के एक मशहूर टेड टॉक का उदाहरण दिया गया है। बिल गेट्स? उन्होंने क्या किया था? वो टेड टॉक मलेरिया के बारे में था। अब बिल गेट्स चाहते तो सिर्फ आंकड़े दे सकते थे कि दुनिया में कितने लोग मलेरिया से मरते हैं। हाँ, ग्राफ दिखा देते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो मंच पर अपने साथ एक कांच का जार लेकर आए जिसमें कुछ मच्छर बंद थे। मंच पर मच्छर? हाँ, उन्होंने उस जार का ढक्कन खोला और कहा, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, मैं कुछ मच्छर अपने साथ लाया हूँ, मैं इन्हें यहाँ हॉल में छोड़ रहा हूँ। बाप रे। और फिर उन्होंने कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल गरीब लोगों को ही मलेरिया का अनुभव होना चाहिए। ये तो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। सोचिए उस पल हॉल में क्या हुआ होगा। एकदम सन्नाटा छा गया था। सब डर गए होंगे। हाँ, हालांकि वे मच्छर संक्रमित नहीं थे, उनमें मलेरिया नहीं था, लेकिन उस एक अप्रत्याशित पल ने सबके दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ ला दी। अरे वाह। लोग आज भी उस पल को, उस टेड टॉक को याद रखते हैं। नयापन हमेशा पैटर्न को तोड़ने से आता है। अगर सब कुछ एक ही गति से, एक ही टोन में और एक ही तरह की बोरिंग स्लाइड्स के साथ चलता रहे तो दिमाग स्विच ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल, दिमाग उसे सुरक्षित और बोरिंग मान लेता है और सो जाता है। यानी यहाँ बात सिर्फ आपके शब्दों की नहीं है। नहीं, बल्कि इस बात की है कि आप उस विचार की उसकी पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं। हाँ, दृश्य कैसे हैं, आप किस तरह के चौंकाने वाले तथ्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पता है, इसी पैकेजिंग में एक और चीज जुड़ती है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। वो क्या है? शारीरिक हाव भाव, यानी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, संचार या कम्युनिकेशन केवल उन शब्दों से नहीं होता जो हमारे मुंह से निकलते हैं। शोध बताते हैं कि अगर आपकी आवाज का लहजा और आपके शरीर की भाषा आपके शब्दों से मेल नहीं खाते हैं, तो क्या होता है? तो लोग हमेशा आपके शरीर की भाषा पर भरोसा करेंगे, आपके शब्दों पर नहीं। अरे, इसे शायद तालमेल या कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, है ना? बिल्कुल, कॉन्ग्रुएंस। मान लीजिए कोई वक्ता कह रहा है कि मैं इस नई परियोजना को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल सपाट है और कंधे एकदम झुके हुए हैं। तो क्या आप मानेंगे कि वो उत्साहित है? कोई भी नहीं मानेगा। वही बात है। महान वक्ता अपने हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते हैं, वे मंच पर चलते हैं, उनकी आवाज में उतार चढ़ाव होता है। वो रोबोट की तरह एक जगह खड़े नहीं रहते। बिल्कुल नहीं, वो अपने पूरे शरीर को अपने संदेश का एक हिस्सा बना लेते हैं। वे पावर पोज का इस्तेमाल करते हैं। पावर पोज? हाँ, जो न केवल देखने वालों को आत्मविश्वास का संकेत देता है, बल्कि खुद वक्ता के भीतर भी आत्मविश्वास के रसायनों को बढ़ा देता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि मंच पर जो कुछ भी घटित होता है वो एक बहुत ही जटिल सिम्फनी की तरह है। बिल्कुल, एक परफॉर्मेंस है।
उसमें जुनून भी है, न्यूरोलॉजी भी है, हार्मोनल प्रतिक्रियाएं भी हैं और शारीरिक भाषा भी है। सब कुछ है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। कैसा विरोधाभास? जब हम किसी बहुत बेहतरीन वक्ता को मंच पर देखते हैं ना, तो वो सब कुछ इतना स्वाभाविक लगता है। ऐसा लगता है जैसे वे बस सुबह उठे, बिना किसी टेंशन के मंच पर आए और अपने आप सब कुछ परफेक्ट होने लगा। हाँ, बहुत एफर्टलेस लगता है। तो इस सहजता, इस नेचुरल होने के पीछे का असली सच क्या है? मैं बताऊं? ये किताब का सबसे आंखें खोलने वाला पहलू है। अच्छा। वो जो सहजता मंच पर दिखती है ना, वो असल में एक बहुत बड़े भ्रम की तरह है। भ्रम मतलब वो नेचुरल नहीं होते। महान वक्ता कभी भी बिना तैयारी के मंच पर नहीं जाते। They don't wing it. वे कभी भी इस मानसिकता के साथ काम नहीं करते कि अरे मैं मौके पर ही कुछ सोच लूंगा। हम में से बहुत लोग मीटिंग्स में ही करते हैं और इसीलिए हम फेल होते हैं। उदाहरण के लिए किताब में डॉक्टर जिल बोल्टे टेलर का जिक्र है। हाँ। उन्होंने अपने खुद के स्ट्रोक के अनुभव पर एक टेड टॉक दिया था। वो टेड के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक है। अच्छा, वो टॉक जिसमें वो एक असली मानव मस्तिष्क को अपने हाथों में लिए हुए थी। बिल्कुल वही। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर टेलर ने उस 18 मिनट के भाषण का मंच पर जाने से पहले कितनी बार अभ्यास किया था? 10 बार, 20 बार? 200 से अधिक बार। 200 बार? जी हाँ। ये तो पागलपन की हद तक तैयारी है। सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन इसी तैयारी ने वो जादू पैदा किया। कैसे? देखिए, जब आप किसी चीज का इतनी बार अभ्यास करते हैं ना, तो वो जानकारी आपके दिमाग के उस हिस्से में चली जाती है जिसे सचेत होकर या कॉन्शियसली सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप सचेत क्षमता यानी कॉन्शियस कॉम्पिटेंस से अचेतन क्षमता यानी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस तक की यात्रा कह सकते हैं। अच्छा, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। ये बिल्कुल गाड़ी चलाने जैसा है ना? बिल्कुल सही। शुरू में हम गियर और क्लच पर ध्यान देते हैं, बाद में वो अपने आप होने लगता है। हाँ, और जब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होती कि आपका अगला शब्द क्या है, अगला वाक्य क्या है, केवल तभी आप पूरी तरह से उस पल में, उस मोमेंट में मौजूद रह सकते हैं। एग्जैक्टली। आप श्रोताओं की आंखों में देख सकते हैं, आप उन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही वो सहजता है जो हमें दिखती है। यानी जिस भाषण को देखकर हमें लगता है कि ये बिना किसी मेहनत के दिया गया है, हाँ, असल में उसी के पीछे सबसे ज्यादा पसीना बहाया गया होता है। ठीक कहा आपने। कठोर अभ्यास ही आपको मंच पर आजादी देता है, फ्रीडम देता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिद्धांत केवल बड़े सम्मेलनों या दुनिया भर में प्रसारित होने वाले टेड टॉक्स के लिए ही नहीं है। अच्छा, तो ये आम जिंदगी में भी काम आते हैं? बिल्कुल। इंसान का दिमाग हर जगह एक ही तरह से काम करता है ना। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में किसी छोटी सी टीम के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है या कोई जॉब इंटरव्यू दे रहा है, तो वहां भी ये तकनीकें काम करेंगी? 100% करेंगी, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले का दिमाग भी कहानियों पर ही ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। सही बात है। वहां भी अगर आप सिर्फ अपने रेज्यूमे के आंकड़े बताएंगे तो आप भूल जाएंगे, भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी उपलब्धियों को एक कहानी के रूप में पेश करेंगे, अपने काम के प्रति अपना जुनून दिखाएंगे और जटिल बातों को आसान और सरल तरीके से समझाएंगे, तो आप एक गहरा, एक अलग प्रभाव छोड़ेंगे। बिल्कुल। ये पूरा का पूरा विज्ञान बस इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान का दिमाग कैसे जानकारी को प्रोसेस करता है और कैसे उसे याद रखता है। क्या बात है। तो श्रोताओं, अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को, इस चर्चा को समेटें, तो किताब का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वे ये ना देख लें कि आप कितनी परवाह करते हैं। बहुत खूब। आपको उनके तर्क को नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को एड्रेस करना होगा। कहानियों का इस्तेमाल करके उनके दिमाग के साथ एक लय बनानी होगी। हाँ, और सरलता के जरिए उनका कॉग्निटिव लोड कम करना होगा और नएपन के जरिए उन्हें चौंकाना होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब इतना स्वाभाविक लगे, इसके लिए खूब सारा अभ्यास करना होगा। एकदम सही। तो इस चर्चा के अंत में इन सारे शानदार स्रोतों के आधार पर एक विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जी बताइए। अगर न्यूरोसाइंस ये साबित करता है कि इंसान हमेशा डेटा या आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं को याद रखता है, तो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी एक बार देखना चाहिए। वो कैसे? जरा सोचिए, हम अपनी हर बातचीत में, ऑफिस की किसी मीटिंग में या
या यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ किसी बहस में कितनी बार सिर्फ तथ्य बताने और खुद को लॉजिकली सही साबित करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, है ना। हम आंकड़ों की एक दीवार खड़ी कर देते हैं ये सोचकर कि सामने वाला मान जाएगा, लेकिन इंसान ऐसे नहीं बदलते। बिल्कुल नहीं। तो अगली बार जब आप किसी को कोई महत्वपूर्ण बात मनवाना चाहें तो अपने तर्कों के साथ साथ खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मैं अपनी बात साबित तो कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरे शब्द उन्हें कुछ महसूस भी करा रहे हैं? क्योंकि अंततः लोग वही याद रखेंगे जो आपने उन्हें महसूस कराया था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तथ्य दिमाग तक पहुंचते हैं, लेकिन भावनाएं दिलों में बसती हैं। और फैसले हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। अगली बार जब आप किसी के सामने अपनी बात रखें तो सोचिएगा जरूर कि आप सिर्फ डेटा परोस रहे हैं या उन्हें एक अनुभव दे रहे हैं। अगर आपको हमारी ये बुक बातें पसंद आई तो इस चर्चा को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हर नए अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली चर्चा में।